फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आपको याद है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शंस के बारे में पढ़ा, कैपिटल गेन के बारे में पढ़ा, कैपिटल एसेट्स के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, और ट्रांसफर के बारे में पढ़ाया। लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने आपको एसेट्स के बारे में तो पढ़ाया, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया, लेकिन कैपिटल एसेट्स के टाइप के बारे में नहीं पढ़ाया। तो शुरू करें, कोई दिक्कत? आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा बस स्क्रीन को हमको जूम करने दो। हाँ, तो बच्चे कैपिटल एसेट्स बेसिकली कितने कैटेगरी का होता है हमारे पास? दो तरह का। कितना तरह का एसेट्स होता है आनंद? दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। देखिए, पहला चीज तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दिस एसेट्स इज अ शॉर्ट टर्म एंड दिस एसेट्स इज अ लॉन्ग टर्म, है ना? पहला तो प्रॉब्लम अपने पास यही है कि सर ये तय कैसे होगा, ये डिसाइड कैसे होगा? इसी चलो बंद कर दिए हो, ये कैसे डिसाइड होगा कि एसेट्स शॉर्ट टर्म है या एसेट्स लॉन्ग टर्म है? देखो बच्चों, जानते हो ये डिपेंड करता है पोहा पे। किस पर? पोहा। वो खाने वाला पोहा नहीं है चूड़ा का जो तुम लोग लंच में लाते हो। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स, तुमने प्रॉपर्टी को खरीदा कब और बेचा कब, इसी टाइम पीरियड को पोहा कहा जाता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स। आगे बढ़े, सुनिए। तो आनंद, कैपिटल एसेट्स कितने तरह का हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किस सेक्शन में बताया गया है? अंडर सेक्शन 242 ए में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स 2 सेक्शन 29 ए में। सेक्शन पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अच्छा, रिमार्केबल बात आपको बताते हैं नितेश, जानते हो जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आपको प्रॉफिट देगा ना, गेन देगा, तो उससे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी। क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जानते हो यही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जब तुमको लॉस देगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं इसको, एसटीसीएल। तो जानते हो एसेट्स प्रॉफिट भी दे सकता है, एसेट्स लॉस भी दे सकता है। अगर प्रॉफिट देगा रिमेन, बेटा सुनिए, हाँ, अगर गेन देगा तो एसटीसीजी कहलाएगा। पहले सुनिए, बाद में लिखिएगा बाबा, नोट्स है ना? इसको कुत्ता ले जा रहा है नहीं ना? आप ही के लिए है ना? फिर सुनते ही नहीं, अपने काम में बिजी हो जाती है। हाँ, अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। नितेश, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे गेन हो सकता है? आंसर इज यस। तो जानते हैं जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपको गेन देगा तो उसको एलटीसीजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? एलटीसीजी। एलटीसीजी का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर एलटीसीए मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स लॉस देता है तो इसको रुको सॉरी, गलती से लिखा गया, तब इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। चले, कोई दिक्कत? तो गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सुनो विवेक, रखो पेन, पहले पढ़ लो, है ना सर? पीडीएफ देंगे ना, तो सुन लो, समझो। हाँ, कोई बात नहीं। तो बोला वो कहां जा रहा है? दिल्ली तो लेके जाएगी नहीं। सुनो, आगे चले शशांक। ऑल क्लियर हुआ? नितेश, नॉस्टैल्जिया में नहीं हो? सुनो, तो कैपिटल एसेट्स कितने तरह का है? शॉर्ट टर्म और गुड। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस बातों पर डिपेंड करता है? पोहा पे, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स। एक बात बताओ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आपको गेन दे दे तो उसे क्या बोलेंगे? और अगर लॉस दे दे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स गेन दे दे हम लोगों को तो क्या बोलेंगे? और अगर लॉस दे दे, गुड। आगे बढ़े, जानते हैं
अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह मुद्दा हो गया कि सर ये कैसे डिसाइड होगा, सर ये कैसे तय होगा कि इसका पोहा क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स क्या है। सर क्या मॉड्यूल में इसके रिगार्डिंग रूल बताया गया है? हाँ दोस्त, 200% बताया गया है। देखिए इसकी एक टाइम पीरियड है 12 महीने की, 24 महीने की। तो मॉड्यूल पे जाने से पहले हम आपको एक रफ आइडिया क्रिएट कर देते हैं। ओके, चले हम लोग आगे। ठीक है, देखिए आते हैं हम लोग पोहा पे, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स। सर ये आपने बड़ा नाटकीय अंदाज में 12 महीना, 24 महीना और 36 महीना लिखा है, ये है क्या सर? देखो बाबू, ये हम नहीं बोल रहे। इनकम टैक्स ने ये रूल डिजाइन किया और इन्होंने कुछ एसेट्स के लिए 12 महीनों का पीरियड रखा, कुछ एसेट्स के लिए 24 महीने का पीरियड रखा और कुछ एसेट्स के लिए 36 महीने का पीरियड रखा। तो ध्यान से समझिएगा शशांक, सभी लोग अमर सुन रहे हैं? तो जानते हैं जिन एसेट्स के लिए 12 महीना का पीरियड रखा गया, अगर वो एसेट्स 12 महीना के अंदर या 12 महीना में बेच दिए जाएंगे तो शॉर्ट टर्म होगा, और जब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग पोहा 12 महीना से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। अभी ये तुम मत सोचो कि कौन कौन से आएंगे 12 महीना में, कौन से आएंगे 24 महीना में, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी पहले आप मेरी बात को समझो। अगर कोई एसेट्स जिनका टाइम पीरियड 12 महीना बताया गया है, अगर उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स पोहा 12 महीना या 12 महीना से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, और 12 महीना से ज्यादा है लॉन्ग टर्म। और जानते हो जिन एसेट्स के लिए 24 महीना रखा गया है, अगर आप 24 महीना या 24 महीना के अंदर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे, और 24 महीना से ज्यादा है उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। और जिन एसेट्स को 36 महीनों के कैटेगरी में रखा गया है, अगर इनका पोहा 36 महीना या 36 महीना से कम है, 36 महीना मतलब 3 साल, हाँ, तो ये शॉर्ट टर्म होंगे, और 36 महीना से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। तो विवेक एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को उसका पोहा जानना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स जानना है, तो हमें यह जानना होगा कि वो एसेट्स खरीदा कब गया और वो एसेट्स बेचा कब गया। हम उसके अकॉर्डिंगली ये खोज लेंगे, ये तय कर लेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई एसेट्स लॉन्ग टर्म निकल जाए और वो आपको गेन दे दे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर वो एसेट्स शॉर्ट टर्म निकल जाए और आपको गेन दे दे तो एसटीसीजी। वेरी गुड, आगे चलें। अब मैटर क्लियर करते हैं कि सर अच्छा क्या क्या हमने आपको 2 टाइम पीरियड पढ़ाया, 12 महीना, 24 महीना और 36 महीना। आइए अब हम आते हैं 12 महीने के टाइम पीरियड में। तो सर एक बात बताइए, 12 महीने के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स लॉ ने कितने एसेट्स को रखा है? 3। ध्यान से सुनिएगा, 3। कौन कौन? लिस्टेड सिक्योरिटीज। क्या बोला शशांक मैंने? मिंटू भैया मैंने क्या बोला? विवेक, लिस्टेड सिक्योरिटीज। अच्छा एक बात बताओ, सिक्योरिटीज में सिर्फ शेयर्स आता है क्या? नहीं सर, डिबेंचर भी आएगा, शेयर्स भी आएगा, डिबेंचर्स भी आएगा, बॉन्ड्स भी आएगा। सर यानी वो हर कंपनियां जिनकी डिबेंचर्स, जिनकी शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, क्या वो लिस्टेड सिक्योरिटी कहलाती है? आंसर इज यस। हाँ सर। तो सर अगर जितना भी लिस्टेड शेयर्स है, इनका अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स पोहा 12 महीना से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म, 12 महीना से कम हो गया तो शॉर्ट टर्म। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले हम लोग? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर आपने फिर बताया यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सर इसके लिए भी 12 मंथ रखा गया है,
आंसर इज यस। जीरो कूपन बॉन्ड इसके लिए भी 12 मंथ का टाइम पीरियड है, आंसर इज यस। सर अनलिस्टेड शेयर्स, सर अनलिस्टेड में आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं लिखा? नहीं, मैंने वहां अनलिस्टेड सिक्योरिटीज भी तुम लिख सकते थे ना, लेकिन हमने सिर्फ क्या कहा? अनलिस्टेड शेयर्स। तो जानते हैं डिबेंचर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, वो हर हाल में कहां जाएगा? 12 महीने वाले टाइम पीरियड में। सुनो हम क्या बोल रहे हैं, सुनो, हमने अनलिस्टेड शेयर्स लिखा, क्या हमने वहां अनलिस्टेड सिक्योरिटी लिखा? इसका यह मतलब हुआ कि बॉन्ड्स हमेशा 12 महीना में ही है, चाहे वो लिस्टेड हो या डिबेंचर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, वो 12 महीना में ही था। सिर्फ शेयर्स के लिए लिस्टेड और अनलिस्टेड अलग हो रहा है, इसीलिए मैंने वहां अनलिस्टेड शेयर्स नहीं, सिक्योरिटीज नहीं लिखा। देखो हम इसके बारे में कह रहे हैं, हाँ मैंने शेयर्स लिखा। गॉट द पॉइंट? तो शशांक, वैसी हर एक कंपनी जिनका शेयर्स अनलिस्टेड है, उनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स क्या है? 12 महीना। विवेक बताओ, एक कंपनी है एपीसी लिमिटेड, जिसका शेयर्स तुमने लिया और ये अनलिस्टेड है, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब डिपेंड करेगा? जब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा हो जाए, लॉन्ग टर्म 24 महीने से कम हो जाए, शॉर्ट टर्म। अच्छा, इमूवेबल एसेट्स, सर दुनिया में दो ही तो एसेट्स इमूवेबल है, बोलो क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग और हाँ घर, सॉरी जमीन और घर। आज की डेट में तो दोस्त टेक्नोलॉजी का ऐसा नाटक है कि कहीं कहीं तो देखिए घर को भी जैक पे उठा के घसका देता है। खैर सर, लेकिन देखिए वो टेक्निकली अलग बात है, लेकिन आज भी घर को इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है, कहीं शिफ्ट कर देना वो अलग बात है। आगे चले तो सर उसके बाद आप कह रहे अदर एसेट्स के लिए 36 मंथ, तो सर अदर एसेट्स में क्या आया बताओ, तो क्या आ सकता है? शशांक, स्कल्पचर्स को कहां रखोगे? स्कल्पचर तो कैपिटल एसेट्स तो था ना, पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन था भाई। 36 महीने के टाइम पीरियड में अगर मैं ज्वेलरी कहता, नीतीश ज्वेलरी कहता, तो ज्वेलरी के लिए पोहा कितने महीने का तय होता? 36 महीने। ड्राइंग, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, और सोचो तो कुछ और क्या हो सकता है? कार, मर्सिडीज। सर वो तो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं यार। अच्छा ठीक है, नीतीश ने ना एक कुर्ता बनवाया है, उस पर ना चांदी और सोने का पूरा डिजाइन है। ओ माय गॉड, वो क्लोथ्स है, तो सर वो थोड़े जाएगा। आपने कहा था कि वो पर्सनल इफेक्ट है। नीतीश ने जर्मनी से स्टडी टेबल मंगवाया है सीएमए इंटर की तैयारी के लिए। किसी ने कहा था, किसी पापा को इसने हाथ दिखाया, उन्होंने कहा हे बच्चा तुम नॉर्मल स्टडी टेबल पे मत पढ़ो, जर्मनी में एक लकड़ी आती है वहां से मंगवा कर पढ़ो, तुम्हारा इंटर निकल जाएगा। मतलब ये काल्पनिक बात है, बट मान लो तुम लोग। नीतीश ने मंगवा लिया और जब सीएमए इंटर पास कर गया तो स्टडी टेबल अपने जूनियर को बेच दिया। क्या इसके लिए टाइम पीरियड कुछ है? सर ये कैपिटल एसेट्स है ही नहीं। हाँ चलो आगे चले। तो ये बताओ, क्या तुम अच्छे से समझ पाए पोहा का मतलब? कितना कैटेगरी था मन? 3, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना। 12 महीने की कैटेगरी में 3 एसेट्स है, लिस्टेड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में तीनों चीज आ जाएगी, लिस्टेड, शेयर्स और डिबेंचर और बॉन्ड। ओके, उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। 24 महीना में क्या क्या आ गया? अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल एसेट्स। इमूवेबल में 2, कौन सा? लैंड एंड बिल्डिंग। पता बच्चे मैंने वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमको इतना पता था कि आप इतने तो समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि ये 2 चीज मूव नहीं कराया जा सकता। नीतीश, ये आपका खिलौना वाला घर नहीं है जो तुम बचपन में लाते थे प्लास्टिक वाला। आगे चले।
पोहा के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, पढ़ना नोट में। While calculating पोहा, date of purchase to be included and date of transfer is not included। बाबू जिस दिन तुम बेचोगे ना उस दिन को पोहा के अंदर काउंट नहीं किया जाता, लेकिन तुमने उस एसेट्स को जिस दिन खरीदा होगा वो पोहा के अंदर काउंट होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो हम लोग आते हैं कि हमारी बात कहां से शुरू हुई थी। देखिए हमारी टॉपिक यहीं से शुरू हुई थी ना दोस्त, कि कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55 की सीरीज में पढ़ी जाती है। ये फोर्थ हेड होता है और सेक्शन 45 इसका चार्जिंग सेक्शन है। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 45 कहता है कि कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि कैपिटल एसेट्स किसको किसको कहते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। क्या क्या बताया था याद करो, मैंने बताया टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, और मैंने क्या बताया, उन सभी कैपिटल एसेट्स का क्या हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, बताया था ना। गुड, ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है सुशांत बेटा, गेन प्रॉफिट हो रहा हो। याद आया, पक्का, कोई डाउट। चलो तो देखिए अब सवाल है कि सर गेन डिसाइड करने के लिए, यही इसलिए हम आपको बताएं, ये जो गेन है देखो यहीं पर टॉपिक आकर फिर से फंसा। सर यही जो गेन है ना बाबू, ये गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इसी चीज को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ा, पोहा, हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स। पक्का, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़े, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है, जितने टेंजिबल, जितने इंटेंजिबल, जितने मूवेबल, इमूवेबल। विवेक शेयर्स तो मूव करा लेते हैं, हाँ क्यों नहीं सर, क्या ये प्रॉपर्टी है? मिंटू क्या शेयर्स प्रॉपर्टी है? कोई नहीं बोलेगा, चुप, मिंटू जवाब देना। हाँ नो, तो फिर स्क्रीन पर इतना पढ़ाने का फायदा। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर्स प्रॉपर्टी नहीं है, शेयर्स प्रॉपर्टी नहीं है, तो बाकी कौन सा छीन के लाते हैं? बस नेता ही लोग ना छीनते हैं जी, नेता लोग ना अवैध कब्जा करते हैं, हम आम आदमी तो खरीदते हैं ना, उन लोग का तो मिनिमम क्वालिटी होता है, जब तक कब्जा नहीं किया नेता है ही नहीं, नेता का मिनिमम क्वालिटी होता है, तो उसका मजबूरी है भौकाल मचाने के लिए दूसरों का अवैध कब्जा कर लेता है बेचारा। हम आम आदमी के हिसाब से बात कर रहे हैं यार, शेयर्स नहीं है प्रॉपर्टी। तो भाई कहां रहते तुम, कौन सी गर्लफ्रेंड मिल गई दोस्त, एंजल प्रिया के चक्कर में पड़ गए हो क्या? शेयर्स नहीं है। अच्छा ना, बॉन्ड्स, बॉन्ड क्या फाइनेंस, ये प्रॉपर्टी है? हाँ सर, मूवेबल प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग प्रॉपर्टी है सर, कैपिटल एसेट्स है। जमीन बच्चों, एग्रीकल्चरल जमीन, एग्रीकल्चरल में क्लॉज है अर्बन वाला, अर्बन शहरी एग्रीकल्चरल जमीन कैपिटल एसेट्स है और ग्रामीण कैपिटल एसेट्स नहीं है। मिंटू भैया इससे आसान टैक्स नहीं किया जा सकता, इससे इजी तोड़ा नहीं जा सकता, हम अपना जी जान झोंक दिए आपके लिए। प्लीज एंजल प्रिया के चक्कर में मत पड़े, तबाह हो जाइएगा, समझिए बात का। गोल्ड बच्चे, क्या गोल्ड कैपिटल एसेट्स है? बिल्कुल है सर। सर ज्वेलरी, ओके। कपड़े, आपने ना आनंद की शादी लगी है, कहीं बात चल रहा है तो अरमानी गारमेंट्स का कपड़ा आया है, तो क्या वो कैपिटल एसेट्स है? आंसर इज नो। आगे चलें।
मिंटू भैया, आप जो ध्यान तुरंत ये बोल दिए, मैंने पर्सनल इफेक्ट का अपवाद में रखा है। मतलब ये सब जो ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल है, ये पर्सनल एसेट्स तो है, पर्सनल आइटम है और मूवेबल भी है, लेकिन लॉ कहता है कि एक्सेप्शन में आता है। ओके, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम जान प्राण लगाए हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए, और आप जो है किसी और के सपना में है, तो ये सही नहीं है। सही हुआ बात। आगे बढ़े हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, मतलब सपने में हम तुमको पिटाई कर रहे थे, तुम्हारा सर टकरा गया टेबल में। अच्छा, जो तुम भाग रहे होगे नींद में। अच्छा, कभी कभी हम सपना में भी आ जाते हैं। चलो ठीक है, मतलब इससे ये पता चला कि गुरु चेला का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग हो गया है। तुमको सदियां लग जाएगी हमको भूलने में, है ना? चलो ठीक, आगे चले। हाँ, हड़प्पा कल्चर, चलो ठीक है। चलो तो बच्चा लोग, हम आपको आज देखिए मॉड्यूल में एक टॉपिक पढ़ाएंगे कि ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सर, अभी तो आपने ऊपर ट्रांसफर का सिचुएशन बताया। मिंटू भैया, मैंने ट्रांसफर में क्या क्या बताया? इनकम टैक्स किसको किसको ट्रांसफर बोलता है? बेचना, जब हम सेल करते हैं ट्रांसफर, एक्सचेंज ट्रांसफर, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट ट्रांसफर, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट ट्रांसफर। जब हम कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा, नीतीश की शादी हुई और 50 तोला सोना मिला, एग्जांपल, ये भी क्या है? ट्रांसफर। और पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर। लेकिन जानते हैं, देखिएगा मॉड्यूल में कहता है, मॉड्यूल कहता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसको ट्रांसफर माना ही नहीं गया है, ट्रांसफर नहीं गया है, ट्रांसफर होने के बाद भी ट्रांसफर नहीं माना गया। तो हम चले आगे बढ़े क्या? सुनिएगा, देखिए, हम आपको सेक्शन 47 पढ़ाएंगे। सर, क्या ये एक्सेप्शन है? हाँ बच्चा लोग, ये सेक्शन एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसफर का है, यानी कि ये ट्रांसफर होकर भी ट्रांसफर नहीं। तो जानते हैं, पहला पॉइंट इनकम टैक्स कहता है, अगर एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बंटवारा हुआ, मेंबर के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, या तो पूरी तरह से बंटवारा हुआ या पार्शियल बंटवारा हुआ, तो जिनको प्रॉपर्टी मिलेगा, ये जो ट्रांसफर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको ट्रांसफर नहीं माना गया। आपको एक सच बताएं, एक्चुअल में इनकम टैक्स खुद को यहां बचा रही है। बताते हैं कैसे, सोचिएगा। जब टैक्स का कैलकुलेशन होगा तो प्रॉपर्टी का कोई ना कोई तो फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन चूंकि वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसका कॉस्ट हो जाएगा नील। कॉस्ट नील हो जाने से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो गवर्नमेंट आपको सेट ऑफ का परमिशन देना पड़ेगा, और सेट ऑफ के केस में सरकार का टैक्स कम हो जाएगा। इसलिए वो दिमाग लगाती है और कहती है कि जाओ, अगर तुम लोग आपस में बंटवारा कर रहे हो प्रॉपर्टी का, तो मेरे नजर में वो ट्रांसफर नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि एचयूएफ फैमिली है, प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है, और जिनको जिनको प्रॉपर्टी मिला उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट इतना है, वो जानकर बताएगा ताकि तुम कैलकुलेशन कर बैठो। याद रखना, वो ट्रांसफर नहीं है, और अगर ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन में कभी टैक्सेबल, क्योंकि टैक्सेबल होने के लिए दो शर्त का होना जरूरी है। बोलो तो क्या क्या? बोलो क्या क्या? पहला, वो कैपिटल एसेट्स हो, दूसरा कैपिटल गेन हो, तो दोस्त, और तीसरा ट्रांसफर हो। तो भाई कैपिटल एसेट्स तो था, गेन भी हुआ, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं है। तो जब ट्रांसफर नहीं है तो इस हेड में टैक्सेबल नहीं हो। आगे बढ़े, चलिए देखिए, हुआ
अगर किसी भी आदमी को किसी वसीयत के अकॉर्डिंगली या कहीं से गिफ्ट मिला या इरिवोकेबल ट्रांसफर है, कैसा ट्रांसफर? इरिवोकेबल। अच्छा, रिवोकेबल का मतलब होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि शशांक ने मुझे 5 साल के लिए प्रॉपर्टी दिया और फिर कहा कि 5 साल के बाद ये प्रॉपर्टी सर से वापस ले लेंगे और ये मेरा हो जाएगा, तो 5 साल, उसको रिवोकेबल कहते हैं। लेकिन हम रिवोकेबल नहीं बोले, इरिवोकेबल बोले। तो एक एग्जांपल देखना हुआ, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट कर दिया, वसीयत में लिख दिया, इरिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया। जानते हैं ज्यादातर कब होता है? जब पिता अपने बेटे के लिए पुश्तैनी संपत्ति छोड़ जाता है। होता है ना दोस्तों, वसीयत में मिलता है ना, प्रॉपर्टी डिवीजन में मिलता है ना। बहुत बार ऐसा होता है, पिताजी अपने सर्वाइवल में ही सब बच्चों को बांट कर जाते हैं या वसीयत कर देते हैं कि कृपया सभी बच्चे इक्वल बांट लें। टेस्टिमोनी बना देते ना यार, विल बना देते हैं। चलें, अब सुनो मेरी बात को। तो ऐसे केस में नितेश कहां हो? नहीं 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 नहीं, तुम कुछ सोच रहे थे क्लास में। कम इन क्लास। कितना उंगली है? ठीक है, क्लास में। पता नहीं खो जाता है ये। एंजल प्रिया के चक्कर में नहीं ना पड़े हो मिंटू भैया के जैसा। हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, ध्यान से सुनो। तो सुनो दोस्त, जब एक फादर अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को वसीयत में कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो लॉ कहता है कि फादर के लिए वो एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है, इसीलिए कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन जानते हो, जब वही बेटा उस जमीन को वापस किसी और को बेचेगा तो कैपिटल गेन आ जाएगा। सुनो हम क्या बता रहे हैं, ठंडे दिमाग से सुनना, देखो समझ जाओगे। एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए ने अपने बेटे मिस्टर बी को प्रॉपर्टी दिया है वसीयत के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फादर के लिए तो कैपिटल गेन नहीं हुआ। कौन कहता है? इनकम टैक्स कहता है कि नॉट कैपिटल गेन। लेकिन जानते हो, जब इनका बेटा मिस्टर बी इसी जमीन को मिस्टर सी को बेच देगा तो जानते हैं फिर ये कैपिटल गेन है। इनकम टैक्स कहता है अब हम इस पर कैपिटल गेन लेंगे। कैपिटल गेन लगेगा कब लगेगा? जब बेटा उस जमीन को बेच देगा, सेल कर देगा। लेकिन जब फादर ने बेटे को लिखा तो उस समय कैपिटल गेन क्यों? क्योंकि दोस्त, जब एक पिता अपने बेटे को संपत्ति लिखता है ना, तो वो एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ग्राउंड पर लिखता है ना। आज आप ही देख लो, आपके मम्मी पापा इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए ना यार। वो जितना आपको महीने का पैसा भेजते उतना में तो वो घूम फिर सकते थे, टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते थे एक साल में पैसा जमा कर कर। लेकिन वो नेचुरल, तो सरकार भी समझती है यार कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में पुत्र को या पुत्री को दिया गया है, तो वहां कोई बेटे से पैसे थोड़े लेगा, तो कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन जब वही बेटा अपने उस पिता के जमीन को, घर को किसी और को बेच देता है तो इनकम टैक्स कहता है तुमने प्रॉफिट कमाया, टैक्सेबल है, कैपिटल गेन। सर क्या ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है? हाँ, अभी तुम पढ़ कुछ नहीं रहे, उस बात को समझो। अभी हर बात का टीजर बता रहे हैं, ये हर एक सेक्शन है। उठो आनंद, ये सेक्शन है और आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे चले? चलिए ठीक है। लेकिन जानते हो, अगर बेटा सेल कर देगा उस प्रॉपर्टी को तो इनकम टैक्स कहता है ये मेरे नजर में क्या है? ट्रांसफर है, और ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन तो वेरी गुड। चलो लोग शायद दोस्त डिपेंड, कहाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, डिपेंड करता है टाइम पीरियड पर भी, पोहा पे। तो आगे चले, आगे चले। सुनिए, देखिए बउआ, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी, अमान, कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किए,
जानते हैं ये सब नाटक क्यों बनाया गया है? विंडो ड्रेसिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए, ब्लैक मनी पे कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करता है तो सरकार कहती है हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। देखिए, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को कोई एसेट्स ट्रांसफर किया है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, लेकिन कब? सरकार दो शर्त रखती है। पहला कहती है सब्सिडियरी कंपनी मस्ट बी होली ओन्ड कंपनी, 100%। आप पढ़े हो ना, हम 51% इस सब्सिडियरी में आता है तो 100% आपका होना चाहिए। यानी ये होल्डिंग कंपनी 100% कंट्रोल रखता हो। कितना कंट्रोल रखता हो? 100%। और जानते हो, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। ब्लैक मनी को रोकने के लिए किया गया है। ट्रांसफरी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को कहा जा रहा है, तो जो ट्रांसफरी कंपनी होगा वो कैसा होना चाहिए? तो सरकार समझ गई, इंडियन कंपनी के केस में हमको पूरा डिटेल मिलता रहेगा तो ब्लैक मनी पे हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर ये बात नहीं लिखा जाता तो कोई भी इंडियन कंपनी, कोई भी नेता या ब्लैक मनी होल्डर लोग एक इंडिया में कंपनी बनाते, एक फॉरेन में सब्सिडियरी कंपनी बनवाते, अपनी कंपनी फॉरेन, और यहां से उसको कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करते रहते और बच के निकल जाते। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि वो सब्सिडियरी कंपनी कैसी होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। कोई दिक्कत? क्लियर शशांक? अच्छा, यही चीज रिवर्स रखा क्योंकि इनको पता था ये लोग पलट कर भी खेल सकता है ना दोस्त। तो फिर अब गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करती है तो हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। मेरा वापस वही दोनों शर्त होगा। पहला कि वो सब्सिडियरी कंपनी पूरी तरह से होली ओन्ड हो, 100% सब्सिडियरी हो, और सब्सिडियरी कंपनी इंडियन कंपनी। खेला रोक दिया ना, ठीक है, क्योंकि इंडियन कंपनी होगा तो एक एक डिटेल मिलेगा ना, कोई दिक्कत? लेकिन जानते हैं पॉइंट नंबर 3 जो अभी आप पढ़े और पॉइंट नंबर 4 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इस दोनों का क्या है? एक्सेप्शन। तो जानते हैं बच्चा लोग, 2 पॉइंट यहां एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देखिएगा, सुनिएगा एक्सेप्शन क्या है। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को और सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को अगर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करती है, क्या? स्टॉक इन ट्रेड। जानते हैं ऐसा क्यों ये लोग बनाया है? क्योंकि ये लोग एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड बनाकर ट्रांसफर कर देता, सब्सिडियरी के लिए बोलता कि तुम इसका बिजनेस करो, और इसको एसेट्स हैंड ओवर कर देता और बोलता कि उसका बिजनेस है, स्टॉक इन ट्रेड है। तो गवर्नमेंट को पता था कि ये लोग खेल देगा, इसीलिए कहता है अगर होल्डिंग ने सब्सिडियरी को और सब्सिडियरी ने होल्डिंग को अगर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया है, ठीक है, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया एज स्टॉक इन ट्रेड, तो इन दिस सिचुएशन इट इज कंसीडर एज ट्रांसफर। ये क्या है? ट्रांसफर है। और फिर क्या कर दिया जाएगा? और अगर ट्रांसफर है तो तुम समझ रहे हो कि कैपिटल गेन बनेगा। चलिए, एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम लोग का ये ट्रांसफर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। चलो अटेंशन दो। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। आनंद चश्मा पहनो तो पहले तुम, नाटक हम समझ रहे हैं, तुम्हारा नाटक समझ रहे हैं, चश्मा रख के उसके बाद जो झपकी लेगा तुम, हाँ एकदम ऐसे देखते रहेगा, ठीक है। ए लिमिटेड, अब वो वाला मंगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक वाला एक ऑर्डर कर दो तो, जू वाला रखता है ना, अब वो हम मेरे लिए मंगा दो। अब जो सोएगा ना हम ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे सब। हाँ नहीं, अब यही से देंगे, ठीक हंसी छूटता है, सोता है, इसका है करता है। चलो दोस्त, ए लिमिटेड ने, मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी है दोस्त, तो बी लिमिटेड टेक्स ओवर कर रही है बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। हम आपको बीकॉम पार्ट 2 का एक सीन याद दिलाएं, अमलगमेशन।
आपको याद है अमेलगमेशन में बिजनेस को टेक ओवर कर लिया जाता था, गुड, परचेज में। तो अब देखिए वो तो अकाउंट्स का मुद्दा पढ़े, अब देखिए टैक्स में भी आ गया। कहता है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, खरीदती है, तो जो भी एसेट्स एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का खरीदा है, इस किसी भी परचेज को ट्रांसफर नहीं माना गया। याद है आपको, आप अमेलगमेशन में जब पढ़ते थे तो वहां एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को परचेज करती थी तो उसके सभी एसेट्स को और सभी लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेती थी। तो इनकम टैक्स कहता है कि जो भी एसेट्स आपने टेक ओवर किया उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, लेकिन एक शर्त है, कंपनी कैसी हो, इंडियन कंपनी, यानी ये बी लिमिटेड कैसी कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का? तो देखिएगा, बस 1 मिनट, अब आते हैं हम लोग। देखिए हमने आपको मॉड्यूल समझाने का कोशिश किया, अगर हम आपको ये शॉर्ट में नहीं बताते तो थोड़ा सा आपको मॉड्यूल समझने में प्रॉब्लम हो जाता। अब देखिए मॉड्यूल में भी यही बात कहता है ना। देखिए क्या बोला, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये ट्रांसफर नहीं है। जब एचयूएफ फैमिली प्रॉपर्टी का डिवीजन करेगी, ये ट्रांसफर नहीं है। जब आपको किसी कैपिटल एसेट्स एज अ गिफ्ट, एज अ विल मिलेगा, ये ट्रांसफर नहीं है। जब एक 100% होल्डिंग कंपनी, सॉरी 100% सब्सिडियरी कंपनी को एसेट्स ट्रांसफर करती है तो ये ट्रांसफर नहीं है। तो इसीलिए हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपके लिए ये चीजें समझना आसान हो जाए। तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत?